हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर की थर्ड सेक्शन का थर्ड पार्ट, जिसका नाम है राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को पता है यूएस जो था वो बहुत ही लेट इन्वॉल्व हुआ था वॉर में। तो उसके बाद जो कि सबसे ज़्यादा तेज़ी से रिकवरी कौन कर रहा था? यूएस ही कर रहा था, क्योंकि वो तो उसके पास फाइनेंस की भी कमी नहीं थी। ठीक है, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यूएस जो था कि अदर नेशंस की भी हेल्प कर रहा था ताकि वह इकोनॉमी को बूस्ट कर सके, इकोनॉमी को बढ़ा सके। वो जबकि हम लोगों ने देखा वॉर के बाद के कुछ ही साल जो थे तब लोग मतलब नेशंस को ट्रबल फेस करनी पड़ी, उनको मिजरी का सामना करना पड़ा। और इकोनॉमी जो थी, यूएस इकोनॉमी जो थी 1920s तक, अर्ली 1920s तक जो थी वो रिज्यूम हो चुकी थी, वो दोबारा से अपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर आ पहुंची थी। एक इम्पॉर्टेंट फीचर था यूएस इकोनॉमी का 1920s के टाइम पर कि वो क्या कर रहा था? मास प्रोडक्शन कर रहा था, जो कि किसकी तरफ? मास प्रोडक्शन की तरफ स्टार्ट हो चुका था लेट 19th सेंचुरी में। लेकिन 1920th सेंचुरी में देखा गया उसका ये जो मतलब मास प्रोडक्शन थी वो एक करेक्टरिस्टिक फीचर जो था वो अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, यूएस की बात करें हम लोग तो उसके बाद जो कि एक वेल पॉइनर एक मतलब मास प्रोडक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। एक पर्सन था जो कि किसकी मैन्युफैक्चरिंग करते थे? कार मैन्युफैक्चरिंग का काम करते थे वो। ठीक है, और उनका नाम था हेनरी फोर्ड। उन्होंने एक असेंबली लाइन मतलब उन्होंने एक मीटिंग अटेंड करी शिकागो में, जो कि स्लाटर हाउस से रिलेटेड थी, जहाँ पे एनिमल्स को मारा जाता था। ठीक है, उन्होंने देखा कि ये क्या करते हैं, जिन एनिमल्स को मारा जाता है उनके मतलब स्किन से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, लाइक कन्वेयर बेल्ट हो गया, लेदर जिनको हम लोग बोल सकते हैं, लेदर चीज़ें, लेदर की थिंग्स जो थी उनको बनाना शुरू कर दिया गया। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम लोग भी एक ऐसा कार प्लांट फॉर्म करें जिससे हम लोग भी एनिमल्स की डेड मतलब बॉडी का यूज़ कर सकें। ठीक है, तो उसके बाद उनने यहाँ पर उनको ये महसूस हुआ कि ये जो असेंबली लाइन मीटिंग हुई है उसमें एक जो मेथड था वो हम उससे क्या कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा व्हीकल्स के प्रोडक्शन जो है वो कर सकते हैं। और इस असेंबली लाइन में वर्कर्स को फोर्स करा जाने लगा कि आप लोगों को क्या करना है, एक ही टास्क को रिपीट करते रहना है कॉन्टिन्यूसली, जब तक मतलब कहने का ये है कि हर एक पर्सन जो है वो क्या करेगा, हर एक लेबरर जो है वो एक पर्टिकुलर कार के पार्ट को प्रोड्यूस करेगा। अगर एक टायर को प्रोड्यूस कर रहा तो वो टायर को प्रोड्यूस करेगा, अगर एक वो मतलब ब्रेक्स का काम कर रहा तो ब्रेक्स का ही करेगा, बॉडी बनाने का काम है तो बॉडी बनाने का ही काम करेगा। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, कन्वेयर बेल्ट्स को भी बनाना शुरू कर दिया। और जिससे क्या होना शुरू हो गया, उनका जो आउटपुट था वो भी इंक्रीज़ होना शुरू हो गया, पर वर्कर स्पीड जो थी वर्क की, काम की, वो भी इंक्रीज़ होना शुरू हो गई। अब उनके सामने एक और बड़ी बात ये आ रही थी कि ये जो कन्वेयर बेल्ट हैं वो हर एक पर्सन जो है, हर एक वर्कर जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, ले नहीं सकता है, जिससे कि मोशन में डिले आता है। ठीक है, तो उन्हें क्या लग रहा था कि ये जो वर्कर्स हैं उनको मतलब वर्किंग आवर्स में या मतलब वो हर टाइम उनसे काम ही करवाते थे, उनको ब्रेक नहीं मिलनी चाहिए, उनको ब्रेक की भी ज़रूरत होती थी। और ना ही उनका वहाँ पर कोई भी मतलब फ्रेंडली वार्ड होगा जो उनके साथ काम करते हुए उनके साथ बातचीत करें। हेनरी फोर्ड ने देखा कि ये जो असेंबली लाइन की 3 मीटिंग का इंटरवल होता है उसको भी हमको क्या करना है, बंद कर देना चाहिए। इससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से क्या करेंगे, काम करेंगे। अब टी मॉडल फोर्ड जो था वो वर्ल्ड का फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड कार थी जिसका नाम था द टी मॉडल फोर्ड। ठीक है, आई होप आप लोगों को देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या बताया गया है, जैसे ही वर्कर्स जो थे हेनरी फोर्ड की फैक्ट्री के, उन्होंने देखा कि हम लोग इतने स्ट्रेस में इस बैड वर्किंग कंडीशन में हम लोग काम नहीं कर सकते जो कि असेंबली लाइन पर मतलब हैं, तो हमारे ऊपर अननेसेसरली कंट्रोल किया जा रहा है, हम लोगों की बातचीत करने पर भी रोक लगा दी गई है, 3-4 मिनट की ब्रेक तक भी नहीं दी जाती है, और बहुत ज़्यादा काम हमसे कराया जाता है, जिससे कि
डेस्परेशन फॉर जो था वो डबल होना शुरू हो गया। डेली वेज जो थी वो $5 जो थी वो जनवरी में उनको 1914 में उनको मिल रही थी। और उसी टाइम पर क्या किया गया, ट्रेड यूनियंस जो थी जो कि उन प्लांट्स को ऑपरेट कर रही थी, ये जो टी मॉडल कार का जो प्रोडक्शन कर रहा था उनको जो ऑपरेट कर रही थी उनके ऊपर बैन लगा दिया गया था। अब हेनरी फोर्ड को तेज़ी से रिकवर करना था, वेजेस को हाई करना था क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही थी और वर्कर्स को फोर्सफुली वर्क करवाना था और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सख्त काम करवाना था, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करवाना था। तो अब उसके लिए उन्होंने क्या करना था, उनने एक ऐसा डिसीजन लिया जिससे कि उनकी डेली वेज जो है उनको थोड़ा बूस्ट करना था। उन्होंने कहा कि बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन जो है वो लेना पड़ेगा जिसको कभी भी मतलब कम नहीं करा जाएगा, क्योंकि वर्कर्स को अगर एक प्रॉपर वेज मिलेगी तो वो खुशी खुशी से काम करेंगे। अब ये जो फोर्डिस्ट हेनरी फोर्ड की जो इंडस्ट्री थी उसमें जो भी प्रैक्टिसेस परफॉर्म करी जाती वो पूरे यूएस में स्प्रेड होना शुरू हो गई। ठीक है। अब उसके बाद पूरा यूरोपियन मतलब कॉन्टिनेंट जो था 1920 के टाइम पर उन्होंने भी यूएस की प्रैक्टिसेस को कॉपी करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही उन्होंने टी मॉडल कार बनाई थी और उसी की मास प्रोडक्शन जो उन्होंने क्या करना शुरू कर दी, उसी की मास प्रोडक्शन उन्होंने स्टार्ट कर दी और उनकी कॉस्ट जो थी, उनके जो प्राइजेस थे वो उन्होंने कम रखे, रिड्यूस्ड रखे। और इंजीनियर्ड गुड जो थे वो भी उनकी प्राइसेस जो थे वो भी कम रखे। अब एक तो वर्कर्स खुश हो रहे थे कि उनको हायर वेजेस उनकी बढ़ गई हैं, अब वर्कर्स ज़्यादा से ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया था। अब वर्कर्स जो थे वो क्या कर सकते थे, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स को परचेज कर सकते थे, ख़रीद सकते थे, लाइक कार को ख़रीद सकते थे। कार प्रोडक्शन जो थी वो यूएस में 2 मिलियन जो थी वो इंक्रीज़ हो गई थी 1919 से, और मतलब बढ़कर कितनी हो गई थी 1929 में वो 5 मिलियन हो गई थी। इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि अब कार के साथ साथ और चीज़ें भी जो थी उनकी भी परचेज़ होना स्टार्ट हो गई थी। और वो उनकी कौन कौन सी थिंग्स थी जिनकी परचेज़ हो रही थी, रेफ्रिजरेटर्स थे, वॉशिंग मशीन्स थी, रेडियोज़ थी, ग्रामोफोन्स थे, ग्रामोफोन प्लेयर्स, और ऐसे सिस्टम्स थे जिनको परचेज़ किया जाता था लोन बेसिस पर। या तो हम लोग क्या करेंगे, वीकली बेसिस पे करेंगे या फिर मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे। अब जो रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स वगैरह की ये जो डिमांड थी, उनकी डिमांड इंक्रीज़ होना शुरू हो गई। अब लोगों ने क्या करना, जो वर्कर्स थे, जो ओनर्स थे, उन्होंने कंस्ट्रक्शन हाउसेस की भी, मतलब जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही थी उनको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है और पैसा जो है वो हम लोग लोन्स के थ्रू अटेन कर लेंगे। ठीक है। अब ये जो हाउसिंग और कंज्यूमर थिंग्स जो थी उनकी डिमांड जो थी वो 1920s में ज़्यादा देखने को मिल रही थी। इससे यूएस जो था और ज़्यादा वेल्दी बन रहा था। ठीक है। अब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो थी वो हाउसिंग सेक्टर में होना शुरू हो गई। मतलब यही जो हाउसिंग कंफर्टेबल्स ले रहे थे लोग, कंफर्ट्स ले रहे थे, लाइक ये रेफ्रिजरेटर्स, रेडियोज़ वगैरह वगैरह। ठीक है। इससे देखा गया एम्प्लॉयमेंट जो थी वो भी जनरेट होना शुरू हो गई, इनकम जो थी वो भी जनरेट होना शुरू हो गई, कंजप्शन की जो डिमांड थी वो भी राइज़ हो रही थी, बढ़ रही थी। ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो थी वो भी हो रही थी। और एम्प्लॉयमेंट और इनकम तो आप लोगों को पता ही है कि वो अभी भी वैसे ही थी, मतलब इंक्रीज़ हो रही थी। 1923 में देखा गया यूएस जो था उसने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया दोबारा से कैपिटल पूरे वर्ल्ड में। अब यूएस जो था वो एक लार्जेस्ट ओवरसी लैंडर बन चुका था जो पूरे वर्ल्ड को मनी प्रोवाइड कर रहा था। यूएस इंपोर्ट भी कर रहा था और कैपिटल एक्सपोर्ट भी कर रहा था ताकि यूरोपियन नेशंस जो हैं वो जल्दी से रिकवर हो सके। वर्ल्ड ट्रेड, मतलब जो वर्ल्ड का ट्रेड हो रहा था और साथ में जो इनकम ग्राउथ हो रही थी, इनकम की जो ग्राउथ हो रही थी वो नेक्स्ट 6 ईयर्स में देखने को मिली, जो कि सिर्फ और सिर्फ यूएस की वजह से पॉसिबल हुई थी। और ये सब देखने के बाद ये प्रूफ हुआ कि मतलब ये सारा जो एक हम लोग पढ़ रहे हैं ना पूरा ये सिस्टम, तो उसमें कहीं ना कहीं यूएस की जो सिस्टम था वो बहुत ही सपोर्टिव था। और 1929 में देखा गया वर्ल्ड जो था वो एक
बहुत लंबे समय तक एक बहुत गहरे डिप्रेशन में चला गया, कोलाहल में चला गया, जो कि इससे पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करा गया था। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।